सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को बताया है कि इस हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई डील भी हो सकती, ये पॉसिबिलिटी है कि सदर ट्रंप उसके साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS एंड टर्किश प्रेसिडेंट एंड इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का इन टॉक्स के दौरान। हम सगे भाई हैं इसराइल के, ये कहना है मेजर गौरव आर्या साहब का। वो एक टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तानी एंकर मोना आलम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें वो ये कह रहे थे कि जी मैं इसराइल को कह रहा हूँ कि गजा के ऊपर और बमबारी करो। आ रहे हैं कि लाहौर के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे के बाद वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को बताया है कि इस हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई डील भी हो सकती है। सदर ट्रंप का जो बयान कोट हो रहा है, जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि सदर ट्रंप काफी पुरुमीद हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ना कोई फैसला होगा और चीजें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई पीस डील हो सकती है। इसको अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने यह भी बताया कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की जो क़यादत है उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। सदर ट्रंप ने यह कहा कि जनाब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो एक शानदार शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ एक अमरीकी सहाफ़ी ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए, गालिबन ये जो खातून सहाफ़ी इनका नाम केटलिन है, इन्होंने तलत हुसैन साहब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप को फोन किया क्योंकि वो उनसे पूछना चाहती थी, सेंस लेना चाहती थी कि चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं। और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या मुझे अब पाकिस्तान से वापस आ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा इनिशियली कि जी आपको आ जाना चाहिए वापस। फिर उस सहाफी ने तलत हुसैन साहब से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 37 मिनट के बाद तकरीबन मुझे दोबारा कॉल आई सदर ट्रंप की और उन्होंने कहा नहीं आप वहीं पे रहें और वहीं पे रुकें। एन मुमकिन है कि अगले 2 दिन के दौरान इस्लामाबाद में कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, वहां पे मुज़ाकरात हो जाए। तो बड़ी एक ये जिसे आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है कि अमेरिका के सदर को पाकिस्तान में बैठे हुए एक अमेरिकी सहाफी ने कॉल की और उनसे पूछा कि मैं वापस आऊं या ना आऊं। और फिर उसके बाद जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है उसके सदर ने 37 मिनट के बाद उस सहाफी को दोबारा कॉल की और बताया कि भाई आप वहीं पे रहे। अब ये जो मुज़ाकरात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात खत्म हो गए, जिस दिन मैंने जेडी वैंस की वो आप स्पीच कह लें या प्रेस टॉक कह लें सुनी, मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि उस प्रेस टॉक से बिल्कुल वाज़ेह है कि चीजें अभी आगे जाएंगी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं की गई जो आगे चल के ईरान के लिए या अमेरिका के लिए बायसे सुब की बन सकती है। ये रूम ये छोड़ा गया है, यानी ये गुंजाइश छोड़ी गई है कि आगे चल के कोई मुआहदा हो सकता है। तो अब दोबारा कहा जा रहा है कि जुमेरात या जुम्मे को पाकिस्तान में दोबारा अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या ये मुज़ाकरात होंगे ये तो जुमेरात या जुम्मे को ही पता चलेगा। यकीनन बैकग्राउंड में अभी भी चीजें चल रही होंगी। मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी। मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात खत्म हुए। बैकग्राउंड में जो पाकिस्तान का किरदार है वो भी चल रहा होगा, ईरान भी बात कर रहा होगा, अमेरिका भी बात कर रहा होगा और उसको हतमी शक्ल देने के लिए अब जो आखिरी एक मरहला है मुज़ाकरात का, शायद वो करने का फैसला किया गया हो। अब वो पाकिस्तान में होगा या किसी और जगह पे होगा। पहले ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो किसी यूरोपीय कंट्री में हो, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा है कि जनाब जिस मुल्क का कोई ताल्लुक ही नहीं तो वहां पे ये क्यों होगा। सदर ट्रंप इस वक्त ना नेटो से खुश हैं ना यूरोप से खुश हैं। अब तो उन्होंने जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से भी काफी नाराजगी का इजहार किया और सदर ट्रंप ने उन्हें एक बुजदिल लीडर के तौर पे पुकारा है और कहा है कि वो एक बुजदिल लीडर हैं। इससे पहले वो मैक्रोन को क्या कह चुके हैं, इससे पहले वो कीयर स्टामर और बरतानिया के हवाले से क्या कुछ कह चुके हैं, दीगर यूरोपीय लीडरान के हवाले से क्या कुछ कह चुके हैं, वो हमारे सामने है। तो यूरोप के अंदर तो इस वक्त सदर ट्रंप के किसी के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं करते। लेकिन यकीनन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके हवाले से वो बार बार तारीफ भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये लीडरशिप मुझे पसंद है। और अब वो यही कह रहे हैं कि अगले जो मुज़ाकरात होंगे वो भी पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। अच्छा, अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा है कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, तो इट मींस कि सदर ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सदर ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। सीनियर सहाफी जायद गशकोरी साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि बिग डिप्लोमेटिक मूव है जी। जायद गशकोरी साहब ने अपनी ट्वीट में ये बताया कि उनको ये बताया गया है या उनकी सोर्सेज की जानिब से उनको ये कहा गया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि सदर ट्रंप
उसके साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS एंड टर्किश प्रेसिडेंट एंड इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का इन टॉक्स के दौरान। अब बड़ा क्वेश्चन ये है, जिस तरह और भी बहुत सारे सहाफी ये लिख रहे हैं कि सदर ट्रंप आ सकते हैं, और सदर ट्रंप ने उस अमेरिकन खातून सहाफी से भी बात की है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, और उन्होंने सदर ट्रंप को कॉल की और फिर आधे घंटे बाद सदर ट्रंप ने वापस कॉल की और तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सदर ट्रंप जो है इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं। मुख्तलिफ सहाफी मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं है क्योंकि मैं इतना बाखबर नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे सदर ट्रंप जो है वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान आते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर कोई बहुत बड़ा मुआहदा होता है, तो अगर हम ईरान के सदर आते हैं, आगे चल के कोई ऐसी बात होती है तो शायद कोई पॉसिबिलिटी हो जाए। लेकिन जिस तरह जाहिद कशकोरी साहब ने कहा कि उनको किसी हाई रैंकिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल ने जो एंगेज्ड है इन ईरान US टॉक्स सिंस वीक्स कंफर्म दैट इस्लामाबाद put its maximum diplomatic efforts to host Iran US talks in third week of April. For this there could be a possibility, यानी उन्होंने ये बताया कि इन टॉक्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के भी आ सकते हैं, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ तैयब उर्दगान जो सदर हैं तुर्की के वो भी आ सकते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दौरे पे जा रहे हैं सऊदी अरब, उसके बाद गालबन शायद उन्होंने तुर्की भी जाना है। तो क्या ये सारी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं इस वीकेंड के ऊपर? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता, मेरे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि मेरे किसी हाई रैंकिंग जो पाकिस्तानी ऑफिशियल है उसके साथ कोई ऐसे बातचीत नहीं हुई है, तो मेरे पास कोई खबर नहीं है। पर मेरा तजिया ये है कि ना मुझे MBS आते हुए नजर आ रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर, ना ही मुझे जो है वो तैयब उर्दगान आते हुए नजर आ रहे हैं, और ना ही मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त खबर होगी और यकीनन उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये टॉक्स जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगी, और इसी वीकेंड के ऊपर जो है ये सारी मोज़ी शख्सियात यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है आगे अब हज भी आ रहा है, और हज से पहले सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं क्या वो कोई गैर मुल्की दौरा करेंगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये लगता है डिप्लोमेटिकली मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता फॉर सम रीजन। हाँ, क्या इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो सकते हैं? हाँ, यकीनन हो सकते हैं, उसके हवाले से पॉसिबिलिटी है। और ये मुझे लगता है कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर ये मुज़ाकरात होंगे कि जो लोग मुलविस हैं जूनियर लेवल के ऊपर इन सारी गुफ्तगू के अंदर कि किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, शायद उनके दरमियान ये बातचीत हो। क्या कोई बड़ा लीडर आएगा? एंड मुमकिन है कि अमेरिका से कोई बड़ा लीडर आ जाए। और जिस तरह कहा गया है, केटरिन जो सहाफ़ी हैं जिनको सदर ट्रंप ने कॉल करके 37 पहले बात की और 37 मिनट के बाद दोबारा कॉल करके बताया कि वो वहीं पे रहें, और एंड मुमकिन है कि वहां पे कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, तो उस पेशरफ्त को आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि वो पेशरफ्त मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। मुझे ये लगता है कि एंड मुमकिन है कि ये मुज़ाकरात इस वीकेंड पर पाकिस्तान में हो जाएं। और उसके साथ साथ जो ये खबर है कि सदर ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं, उसके हवाले से मुझे ये लगता है, मेरा तज्जिया ये है कि मुझे सदर ट्रंप, क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के हैं, हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, और तैयब उर्दगान साहब जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, वो मुझे पाकिस्तान में आते हुए नजर नहीं आ रहे कि ये सारी शख्सियात इकट्ठी पाकिस्तान आ जाएंगी। अगर ऐसी कोई चीज हो रही होती तो इस वक्त आपके जो वज़ीर आज़म है वो गैर मुल्की दौरे पे जाने की बात ना कर रहे होते। पर एनीवे देखते हैं जनाब अब इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा जी, हम इसराइल के पार्टनर नहीं है, हम इसराइल के सगे भाई हैं। जी हाँ जी, ना ही हम उनके वकील हैं, हम सगे भाई हैं इसराइल के। ये कहना है मेजर गौरव आर्या साहब का। वो एक टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तानी एंकर मोना आलम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे, और उसमें वो ये कह रहे थे कि जी मैं इसराइल को कह रहा हूं कि गजा के ऊपर और बमबारी करो, लबनान के ऊपर और बमबारी करो, और हम इसराइल के वकील नहीं, हम उसके सगे भाई हैं। जी हाँ जी, ये उसके सगे भाई हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये जो दोनों सगे भाई हैं ये क्या कर रहे हैं। ये सारे पीस का जो प्रोसेस है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी वैसे ही जेलस हुए हैं कि पाकिस्तान जो है वो लाइमलाइट में है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसराइल कर रहा है वो भी सबके सामने है। लबनान के अंदर वो जो कुछ कर रहे हैं, गजा में वो जो कुछ कर रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। इनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से इस पीस प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए। लेकिन अब इंडिया ये कह रहा है जनाब हम सगे भाई हैं। तो दोनों सगे भाइयों को पिछले साल जो पाकिस्तान ने मई के महीने में जवाब दिया था, मेरे ख्याल में दोनों सगे भाइयों को याद होगा। लेकिन अब इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है इस सारे अमल से, और वो ये कह रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं इसराइल को मजीद बम मारो गजा के ऊपर, मजीद बम मारो लबनान के ऊपर। दुनिया में कोई भी महजब शख्स इस तरह का मुतालबा कर सकता है? दुनिया में क्या कोई भी महजब मीडिया इस किस्म की बात कर सकता है? लेकिन
بھارتی میڈیا ہے، بھارتی دانشور ہیں، بھارتی جو ہے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ یقیناً اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. یہ وہی بھارتی ڈیفنس اینالسٹ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، اشرف غنی کی جو فوج ہے افغان فوج اس کو شکست نہیں ہو سکتی. لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پوری فوج میلٹ ڈاؤن ہو گئی اور طالبان آ گئے، اور اس کے بعد اب جو ہے یہ طالبان کے جو ہے سکے بھائی بن گئے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہ یہی کہہ رہے ہیں جناب جو افغان حکومت آئی ہے وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، ہمارا اصل مسئلہ تو پاکستان کے ساتھ ہے. تو پہلے یہ ان کو کیا کہتے تھے، ان کے اوپر کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں کیونکہ ان کے پاکستان کے ساتھ اختلافات ہوئے ہیں. تو جہاں پہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش ہو، چاہے وہ افغان بھائیوں کو پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش ہو یا ایران کو سعودی عرب کے ساتھ لڑانے کی کوشش ہو، جدھر بھی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو، مودی اور اس کی جو سرکار ہے، اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا جو میڈیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا حصہ پورا ڈالیں. اچھا جی، پاکستان میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، اور کل بھی میں نے گزشتہ رات بھی جو میں ولاگ بنا رہا تھا بلکہ اس ولاگ کے دوران ہی لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور اچانک بجلی چلی گئی. اب سینئر صحافی جو مبشر لقمان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہر گھنٹے کے بعد وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا they claim it is for 5 hours in a day, but obviously that's not correct. Free units for power companies and government officials must be finished immediately so they realize at what cost we get this service and that too sparingly. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فری بجلی دی جاتی ہے افسران کو، دیگر لوگوں کو، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی ہمیں جو بجلی مل رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو. تو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اس وقت بڑی جو ہے سنگینی اختیار کر گیا. ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے، ابھی تو مئی آنا ہے، جون آنا ہے، جولائی آنا ہے، اصل گرمی کے مہینے تو ابھی آگے آنے ہیں. اس دفعہ تو اتنی گرمی بھی اسلام آباد وغیرہ میں تو ابھی تک اتنی گرمی بھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی سے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. پاکستان میں تو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی بجلی بڑی زیادہ ہے، ہم بجلی بڑی زیادہ پیدا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بجلی کم ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کہ مبشر لقمان صاحب کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس کا ذکر کرنا پڑا، اور بھی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں، اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً یہ جو لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے وہ کافی زیادہ سنگینی اختیار کر گیا ہے. اچھا جی، پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 3-4 برسوں میں پاکستان سے 100 ارب روپے باہر گئے ہیں. اس کو الیکٹرانک میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جنگ نیوز کی جو خبر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے. اگر اب میں اس خبر کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو پڑھ کے سناؤں تو محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ کہا، ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں 100 ارب پاکستان سے باہر گئے. پیسہ باہر کیسے گیا اس پر بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا. تو بھائی پھر کیوں نہیں پتہ چلایا جا رہا؟ اگر 100 ارب روپیہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر گیا ہے اور 1-2 بندوں کو اٹھانے سے پتہ بھی چل جائے گا تو پھر ایسی کون سی مصلحت ہے؟ حکومت کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑ رہی؟ عام بندے کو تو بھائی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو تو ایئرپورٹ سے ٹکٹ نہیں لے اس کے پاس ٹکٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، اس کو پھر بھی نہیں جانے دیا جاتا. لیکن جن لوگوں نے 100 ارب روپیہ باہر بھیج دیا ان کا پتہ بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. اور میرے لیے یہ بڑا باعث حیرت ہے ان کا بیان کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن شاید وہ پتہ لگانا نہیں چاہتے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں کہتے کہ دبئی یا باہر پڑے ہوئے سارے پیسے واپس لے آئیں. روشن اکاؤنٹ کے تحت باہر پڑا ہوا 20 سے 30% پیسہ واپس لے آئیں. اگر آپ 20 سے 30% پیسہ پاکستان واپس لائیں گے تو وہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گا. تو اب اتنا زیادہ اگر ان لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون کے خلاف پیسہ باہر بھیجا ہے تو بھائی پھر تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا کوشچن بھی یہ بھی ہے کہ بزنس کمیونٹی اپنا پیسہ اگر باہر بھیج رہی ہے تو باہر سے آ کے کوئی انویسٹر یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ کیا ایسی صورتحال ہے یہاں پہ؟ دیکھیں نا، انویسٹر کو کانفیڈنس ملتا ہے لوکل بزنس مین کو دیکھ کر، لوکل انویسٹر کو دیکھ کے. اگر لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا، پچھلے جب سے یہ نظام آیا ہے اقتدار میں تب سے 100 ارب روپیہ باہر بھجوا دیا گیا ہے.
पिछले 3 से 4 वर्षों में इन लोगों की हुकूमत है, यानी PDM 1 की हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत आई, उसमें खुद मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वजीर आला थे, अब वो वजीर दाखिला बन चुके हैं। तो ये सारा निज़ाम की कंटिन्यूएशन है और इन्हीं लोगों की हुकूमत है। 3 से 4 सालों में अगर पैसा बाहर गया तो इन्होंने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, और फिर ये 3 से 4 सालों के दौरान बिजनेसमैन ने इतना पैसा बाहर भेजा क्यों? अगर यहाँ पे कंडीशंस ठीक है, पैसा वो कमा सकते हैं, मुनाफा वो कमा सकते हैं, तो फिर वो बाहर अपना पैसा क्यों भेजेंगे? अगर मुबैना तौर पे उन्होंने भेजा है इसलिए कि वजीर दाखिला कह रहे हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई ऐसा सबूत होगा। तो फिर बड़ा क्वेश्चन वही है कि भाई फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या सिर्फ कमजोर जो कोई 100 रुपए की चोरी कर लेगा या 10 रुपए की चोरी कर लेगा सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? छोटी मोटी कोई रिश्वत ले लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जिन्होंने कई 100 या 100 अरब रुपया बाहर भिजवा दिया है उनसे कोई नहीं पूछेगा भाई कि आपने कैसे भिजवाया, क्यों भिजवाया, किस कानून के तहत भिजवाया? और जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है क्या वो इस हालत में पाकिस्तान आएगा? मैंने बार बार आपको ये कहा है कि इधर इकोनॉमी की वो हालत नहीं है कि कोई आके इन्वेस्ट करेगा, और यही वजह है कि आज हमें सऊदी अरब भी डिपॉजिट दे रहा है, सऊदी अरब भी इस इकोनॉमी के अंदर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, यूएई कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कतर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कुवैत कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई और दीगर जो बाहर की कंपनियां हैं कोई बड़ी यहाँ पे सरमायाकारी नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये इकोनॉमी को ठीक करने में नाकाम रहे हैं। अगर इकोनॉमी बेहतर कर दी जाती इस हुकूमत की जानिब से, और जो पिछली इनकी पहली हुकूमत थी उसकी जानिब से, तो भाई फिर तो यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे होते, आपकी जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश कर रही होती, बूम कर रही होती। यहाँ पे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त चल रहा है? पर एनीवे जनाब, एक दो बंदों को शायद वही SHO उठाएगा जिस SHO ने जाके वो मसला हल करना था बलोचिस्तान का, तो वही SHO अगर एक दो बंदों को उठाएगा तो वो यकीनन पता चल जाएगा कि जनाब ये पैसा बाहर कैसे गया। ये ऐसे लाइटर नोट पे मैंने बात की है। पर एनीवे मेरे ख्याल में यकीनन वो ये बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि आप पैसा अपना पाकिस्तान में लेके आए वापस, तो भाई यकीनन पैसा पाकिस्तान वापस आना चाहिए। उसके लिए देखें ना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, एक दो बंदों को उठाने से मसला नहीं होगा। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो मामलात आगे चलेंगे। बिजनेसमैन को भी पता है कि भाई अगर मेरा कल ये मसला बन जाएगा तो मैं अदालत में जाऊंगा रियासत के खिलाफ, अगर कोई केस लेके तो अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी भागेगा, और जो गैर मुल्की इन्वेस्टर है वो कौन सा हमारा कोई रिश्तेदार है, उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको पॉलिसी लेवल के ऊपर हुकूमत को देखने की जरूरत है। जब तक ये मामला संजीदगी से नहीं देखे जाएंगे तो यकीन कीजिए कि ये जो इकोनॉमी के बार बार दावे हम सुन रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों से कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो गया वो हो गया, SIFC बन गई, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी यहाँ पे लोगों ने आके अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सब के सामने मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।